एटम यानी परमाणु। ये शब्द सुनते ही किसका नाम जहन में आता है? ज्यादातर लोग कहेंगे प्राचीन ग्रीस और वहां के दार्शनिक डेमोक्रिटस, है ना? यही तो हमें सिखाया गया है कि किसी भी चीज का वो सबसे छोटा हिस्सा जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, उसका आइडिया वहीं से आया। पर क्या हो अगर ये कहानी अधूरी हो और असली कहानी तो इससे सदियों पहले एक बिल्कुल अलग जगह पर शुरू हुई थी? तो चलिए आज इस पूरी कहानी को थोड़ा चैलेंज करते हैं और सवाल सीधा है, परमाणु का सिद्धांत आखिर सबसे पहले दिया किसने था? और जैसा कि हम सब जानते हैं, ज्यादातर किताबों में, स्कूल कॉलेज में जवाब एक ही मिलता है, डेमोक्रिटस, एक ग्रीक फिलोसोफर। उन्होंने ही तो एटमॉस शब्द दिया था, जिसका मतलब होता है जिसे काटा न जा सके या इनडिविजिबल। लेकिन असलियत यह है कि ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। सच तो ये है कि मैटर यानी पदार्थ को समझने की ये जो क्वेस्ट है, ये जो खोज है, वो कहीं और बहुत बहुत पहले शुरू हुई थी। तो चलिए आज उसी अनकही कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो हम आज इतिहास के उन पन्नों को खोलने जा रहे हैं जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। ये है परमाणु की वो कहानी जो बताई नहीं गई। देखिए, एक फुल फ्लेज्ड एटॉमिक थ्योरी बनने से बहुत पहले, मतलब एक प्रॉपर सिद्धांत बनने से भी पहले, भारत में कुछ थिंकर थे, कुछ विचारक थे जो पदार्थ की असलियत पर, उसके नेचर पर सोच विचार कर रहे थे। आप कह सकते हैं कि ये उस महान बौद्धिक सफर की पहली फुसफुसाहटें थीं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है ऋषि उद्दालक आरुणि से, और हम बात कर रहे हैं डेमोक्रिटस से भी सदियों पहले की, करीब 800 ईसा पूर्व की। उन्होंने छांदोग्य उपनिषद में एक, आप कह सकते हैं, रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखा कि ये पूरा यूनिवर्स जो है वो एक ही फंडामेंटल एग्जिस्टेंस, जिसे उन्होंने सत कहा, उसी से छोटे छोटे बदलावों के जरिए बना है। और इसी एक आइडिया ने आगे की पूरी सोच की नींव रख दी। और आरुणि सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हर पदार्थ, हर मैटर 3 बेसिक चीजों से बना है: तेजस यानी हीट या एनर्जी, अप यानी वाटर या फ्लूइडिटी, और अन्नम यानी फूड या सॉलिड। और ये तीनों चीजें भी अणु नाम के बहुत ही छोटे पार्टिकल से बनी थी। पर यहां एक बहुत जरूरी बात है, उनके हिसाब से ये अणु इन्फिनिटली डिविजिबल थे, मतलब उन्हें और भी तोड़ा जा सकता था। ये पॉइंट आगे जाकर बहुत बड़ा फर्क पैदा करेगा। तो अब एंट्री होती है कहानी के मेन कैरेक्टर की, वो विचारक जिन्होंने इन शुरुआती आइडियाज को लिया और उन्हें एक प्रॉपर सिस्टमैटिक थ्योरी में बदल दिया। इनका नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ये वैशेषिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी के फाउंडर थे। और मजे की बात तो ये है कि उनका नाम ही उनके काम के बारे में सब कुछ बता देता है। कण अ, इसका मतलब है कण खाने वाला या पार्टिकल ईटर। इन्होंने ही वैशेषिक सूत्र नाम के अपने ग्रंथ में दुनिया का पहला सिस्टमैटिक एटॉमिक थ्योरी पेश किया। और ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी काम था। तो कणाद की थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट क्या था? वो था परमाणु, मतलब परम अणु, दी अल्टीमेट एटम। ये मैटर की वो आखिरी इंडिविजिबल यूनिट थी। उनके मुताबिक ये परमाणु इटर्नल हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल हैं और इन्हें हम देख नहीं सकते। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इन परमाणुओं की अपनी प्रॉपर्टीज भी थीं, जैसे स्मेल, टेस्ट, कलर और टच। और देखिए, कणाद ने सिर्फ ये नहीं बताया कि परमाणु क्या है, उन्होंने ये भी समझाया कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। उन्होंने एक रूल बेस्ड सिस्टम बनाया। कैसा? ऐसा कि 2 अदृश्य परमाणु जब मिलते हैं तो एक अदृश्य द्वैणुक बनता है, ठीक है? फिर जब 3 द्वैणुक मिलते हैं तो बनता है एक त्रेणुक, और ये त्रेणुक ही वो सबसे छोटी चीज है जिसे हम असल में देख और महसूस कर सकते हैं। मतलब इनविजिबल से विजिबल बनने का एक पूरा लॉजिकल रास्ता उन्होंने दिखाया। तो सवाल ये उठता है कि कणाद की ये जो इतनी सोफिस्टिकेटेड थियरी थी, वो उस समय के दूसरे आइडियाज के मुकाबले कैसी थी? तो चलिए अब एक कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ ग्रीक थियरी और दूसरी तरफ भारत में ही चल रही एक और पैरेलल थियरी। और ये कंपैरिजन ये बहुत कुछ साफ कर देता है। जैसे डेमोक्रिटस के जो एटम थे वो सिर्फ शेप और साइज में अलग थे, लेकिन कणाद के परमाणु 4 तरह के थे: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, और हर टाइप की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज थीं। पर शायद सबसे बड़ा फर्क वो था पर्पस का। ग्रीक एटॉमिज्म का मकसद सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करना था, जबकि कणाद की थ्योरी फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों दुनियाओं को एक साथ समझाने की कोशिश कर रही थी। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भारत के अंदर ही एक और बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन थी जिसने इंडिपेंडेंटली अपनी एक बहुत एडवांस्ड एटॉमिक थियरी डेवलप की,
और वो थी जैन फिलॉसफी, यानी जैन दर्शन। और जब हम इन दोनों भारतीय थ्योरीज को कंपेयर करते हैं तो और भी इंटरेस्टिंग डिटेल्स सामने आती हैं। वैशेषिक फिलॉसफी में क्या था? 4 अलग अलग तरह के परमाणु। पर जैन फिलॉसफी का कहना था कि नहीं, सारे परमाणु फंडामेंटली एक जैसे हैं। दुनिया में जो इतनी वैरायटी दिखती है वो उनके जुड़ने के अलग अलग तरीकों, अलग अलग पैटर्न्स की वजह से है। ये दिखाता है कि उस जमाने में भारत में कितनी इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी थी। तो ये तो हो गई एंशिएंट फिलॉसफी की बात। अब चलिए एक पुल बनाते हैं इस एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस के बीच। और अब वो सवाल जो शायद सबके मन में आ रहा होगा, आखिर बिना किसी मॉडर्न लैब, बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या पार्टिकल कोलाइडर के ये लोग ऐसे नतीजों पर पहुंचे कैसे? उनका इंस्ट्रूमेंट था उनका अपना दिमाग। उन्होंने मेनली 3 तरीके इस्तेमाल किए। पहला था अनुमान, यानी लॉजिकल इन्फ्रेंस। उनका तर्क सीधा था, आप किसी चीज को तोड़ते जाओ, एक पॉइंट तो आएगा ना जब वो और नहीं टूटेगी, कहीं तो रुकना पड़ेगा। दूसरा, वो नेचर को बहुत डीपली ऑब्जर्व करते थे, जैसे चट्टानें कैसे खिंचती हैं या नमक पानी में कैसे घुल जाता है। और तीसरा, कॉज और इफेक्ट का बहुत गहरा फिलोसॉफिकल एनालिसिस। तो जब हम इन एंशिएंट आइडियाज को आज की साइंस से कंपेयर करते हैं तो कुछ सिमिलैरिटीज तो हैरान कर देती हैं। दोनों मानते हैं कि चीज़ों को तोड़ने की एक लिमिट होती है। दोनों मानते हैं कि एटम्स कुछ नियमों के हिसाब से ही जुड़ते हैं। पर हाँ, फर्क भी बहुत बड़े हैं। एंशिएंट थ्योरीज लॉजिक पर बेस्ड थीं, आज की साइंस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पर। और हाँ, आज हम जानते हैं कि एटम खुद भी फाइनल पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हैं। तो आखिर में सवाल यह है कि इस पूरे छुपे हुए इतिहास का मतलब क्या है? ये हमें साइंस की लेगेसी के बारे में क्या सिखाता है? देखिए, ये कोई वन ऑफ आइडिया नहीं था। ये एक पूरी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन थी जो 1000 साल से भी ज्यादा समय तक चलती रही, इवॉल्व होती रही। आरुणि की पहली सोच से लेकर न्याय स्कूल के लॉजिशियंस के डिटेल्ड एनालिसिस तक। और यही बात इस कोट में भी कही गई है कि प्राचीन भारत की एटॉमिक थ्योरी इंसानियत की सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स में से एक है। ये इस बात का सबूत है कि हाई लेवल साइंटिफिक थिंकिंग किसी एक कल्चर में नहीं, बल्कि दुनिया की कई सिविलाइजेशंस में इंडिपेंडेंटली पैदा हुई। ये लेगेसी हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाती है कि नेचर को समझने की ये जो इंसानी चाह है, ये जो खोज है, वो किसी एक कल्चर या किसी एक टाइम पीरियड तक सीमित नहीं है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एटम की कहानी जो हम जानते थे वो इतनी अलग निकल सकती है, तो सोचिए साइंस के और कितने ऐसे छुपे हुए इतिहास होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।